नमस्कार दोस्तों। राजनेता जो भी कृत्य करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, उसको जायज ठहराने के लिए कोई ना तर्क या कुतर्क जरूर ढूंढ लेते हैं। अब अजीत पवार को ही देखिए। अजीत पवार ने पार्टी से बगावत करते हैं, एनसीपी से बगावत करके बीजेपी और शिवसेना के साथ में हाथ मिला लिया। और फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आखिर आप जो है सेकुलरवादी पार्टी हैं, और ऐसे में इन दो पार्टियों के साथ जो कि हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं, जिनके ऊपर आप ही इतने सालों तक सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते आए हैं, तो इनके साथ में आपने हाथ कैसे मिला लिया, इनके साथ सत्ता की भागीदारी कैसे कर रहे हैं। तो फिर अजीत पवार का इस पर जवाब रहा कि मैं अभी भी सेकुलर हूं, मेरी पार्टी अभी भी सेकुलर है। बीजेपी के साथ जाने से ऐसा थोड़ी है कि आपका सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा। और फिर इसके लिए उन्होंने तर्क दिया ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस की नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। वो भी तो थी बीजेपी के साथ में, वो भी तो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। क्या वो सेकुलर नहीं है? उसके बाद वो भी सांप्रदायिक हो गई। फिर उन्होंने नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दिया। नीतीश कुमार भी बिहार में बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी गठबंधन हो चुका है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं। महबूबा मुफ्ती का एग्जाम्पल दिया। 2014 के जब जम्मू कश्मीर के जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उन चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और ऐसे में कुछ महीनों तक चली बातचीत के बाद आखिर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। ये बड़ा ही चौंकाने वाला था, क्योंकि बीजेपी हमेशा महबूबा मुफ्ती पर, उनकी पार्टी पीडीपी पर आरोप लगाते आई कि वो आतंकियों के प्रति सॉफ्ट है और अनुच्छेद 370 का विरोध करते आई है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का विरोध करते आई है। तो ऐसे में उस पीडीपी के साथ जाना जो है सबके लिए चौंकाने वाला था। महबूबा मुफ्ती की ओर से भी लगातार बीजेपी के खिलाफ बयान दिए जाते थे, उनकी पार्टी की ओर से भी। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। महबूबा मुफ्ती सांप्रदायिक पार्टी कहती थी बीजेपी को, लेकिन सत्ता के लिए साथ में आ गई। तो इस तरह के तर्क जो है अजीत पवार की ओर से दिए गए कि मैं बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में रहते हुए भी सेकुलर हूं। अच्छा, इस तरह से अपने कृत्यों को या अपने किए गए कामों को, अपने फैसलों को जायज ठहराने का एक गुण सियासी हलकों में सभी को लगता है कि अजीत पवार ने अपने चाचा से सीखे हैं। भले ही अजीत पवार ने चाचा की पार्टी से इस साल जून में बगावत कर दी हो, लेकिन उनके कुछ गुण, उनकी कुछ खूबियां इनमें जरूर हैं। तो चाचा शरद पवार क्या करते थे? चाचा शरद पवार भी जब भी कोई ऐसा फैसला होता था जो विचित्र लगता था, तो फिर उसको जायज ठहराने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास तर्क कुतर्क जरूर होते थे। जैसे कि उन्होंने जब 1978 में अपने ही गुरु के साथ, अपनी ही पार्टी के साथ बगावत कर दी और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे, तो उस पर उन्होंने तर्क ये दिया कि जो पार्टी के लोग थे उनके बीच में इस तरह की आम भावना बन रही थी कि हमें अलग होना चाहिए और फिर इस तरह से सरकार बनाना चाहिए। तो मैंने उनकी सुनी, उनके कहने पर मैंने किया है। ये मेरा अपना कोई पर्सनल जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने उनके कहने पर किया। तो ये तर्क था शरद पवार का। फिर इसके बाद 90 के दशक में शरद पवार पर यह आरोप लगा, जब वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कि आपके वक्त में बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तब शरद पवार कांग्रेस में हुआ करते थे, एनसीपी 1999 में बनी थी। कि हितेंद्र ठाकुर, जो कि वसई विरार के डॉन माने जाते थे, डॉन के भाई माने जाते थे और खुद भी टाड़ा में गिरफ्तार हुए थे, तो आपने उन जैसे शख्स को पार्टी में ले लिया। पप्पू कालानी, जो कि उल्लासनगर का डॉन माना जाता था और इस वक्त जेल में भी है, आपने इतने बड़े अपराधी को पार्टी में ले लिया। और यही नहीं, जब वो चुनाव में खड़े हुए तो उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया आपने। तो इस पर शरद पवार अपनी सफाई देते हैं। उन्होंने अपनी किताब में, जो अपने उन्होंने आत्मकथा लिखी है, उसमें वो सफाई देते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं था, मैंने, ये कोई मेरा निजी फैसला नहीं था कि इन लोगों को जो है मैं पार्टी में लूं। ये तो संगठन का फैसला था। स्थानीय संगठन को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को लिया जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिया। और संगठन चाहता था कि मैं इनके लिए प्रचार करूं, क्योंकि मैं चुनाव के दौरान तो राज्य भर में प्रचार के दौरे पर निकला ही था, तो उसी शेड्यूल के मुताबिक जो है इनका भी मुझे प्रचार करना पड़ा।
तो ये सब संगठन की वजह से किया गया। अच्छा, 1999 में इन्होंने कांग्रेस से बगावत की शरद पवार ने और अपनी अलग पार्टी बनाई एनसीपी। तो इसके लिए मुद्दा क्या लिया? मुद्दा लिया कि सोनिया गांधी जो है विदेशी मूल की हैं, इटालियन है, और वो किसी इटालियन को जो है अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे, विदेशी मूल के शख्स को। और इसी मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी, अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि उसी साल 1999 में लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा के भी चुनाव थे। तो जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो फिर चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, और वो सरकार बनी भी। विलासराव देशमुख उसके मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब ये तय हुआ कि एनसीपी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेगी, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो विदेशी मूल का मुद्दा बताकर कांग्रेस से अलग हुए थे, तो अब आप उसी कांग्रेस के साथ में मिलकर यहां पे सरकार बना रहे हो, ये क्या बात हुई? तो इस पर शरद पवार ने तर्क दिया था कि वो विदेशी मूल का मुद्दा जो है वो केंद्र के लिए लागू होता है, वो राज्य के लिए लागू नहीं होता है। तो यहां पर उस मुद्दे को दरकिनार करके हम सरकार बना सकते हैं। और फिर 1999 में गठबंधन करके कांग्रेस के साथ सरकार बनी, साल 2000 में गठबंधन करके कांग्रेस के साथ सरकार बनी, साल 2009 में गठबंधन करके कांग्रेस के साथ सरकार बनी। तो अजीत पवार में ये गुण जो है वो शरद पवार से ही आए हैं, चाचा शरद पवार से। अच्छा, अजीत पवार ने एक और एग्जाम्पल दिया, कहा कि 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस को बहुमत नहीं मिला था, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, तो उस वक्त में शरद पवार ने ही आदेश दिया था कि फडणवीस को सरकार बनाने में मदद करनी है। और यही वजह रही कि जब विश्वास मत आया विधानसभा में फडणवीस का, तो ऐसे में एनसीपी के विधायक तटस्थ हो गए और फडणवीस की सरकार बन गई। तो वो क्या था, इनका सवाल था। फिर 2019 में इन्होंने सवाल किया अजीत पवार ने कि 2019 में आपने शिवसेना जैसी पार्टी के साथ में, जो कि कट्टर हिंदुत्व वाली छवि की पार्टी है, उसके साथ में आपने सरकार बना ली, तभी भी आप सेकुलर रहे ना। कांग्रेस उसमें शामिल हुई जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती है, तो क्या कांग्रेस भी सांप्रदायिक हो गई? तो इस तरह के तर्क दिए गए। तो खैर, बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। और ये जो तमाम बातें कही गई अजीत पवार की ओर से, 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था करजत में, और वहीं पर ये तमाम बातें कही गई थी। और अब उनके लगाए गए आरोपों पर इंतजार किया जा रहा है शरद पवार का, उनके गुट से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। जो भी प्रतिक्रिया आएगी मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। आप जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।